बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉडकास्ट विद सज्जाद हैदर अब्बासी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने ये चैनल बनाई सिर्फ सोसाइटीज़ के लिए है, और इस वक्त तो सोसाइटीज़ के इलेक्शंस की गेमा गेमी चल रही है और आज भी जिना गार्डन के भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो पीछे एक इलेक्शन हुए जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी है और रावलपिंडी पंजाब कोऑपरेटिव में आती है, उसके इलेक्शन हुए, जिसके हवाले से मैं आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं, जनाब किसी तारफ का मुताज नहीं है, जनाब मोहिबुल्लाह खान साहब, और ये साबका जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे और एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी भी रहे। तो सोसाइटी की जितने मसाइल हैं और जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है जो डेवलपमेंट के हवाले से, और जो पीछे जो कमियां गुताइयाँ रह गई, इनकी एमसी से रह गई है, जो भी गुजरी है एक्स एमसी उससे रह गई है, तो इस हवाले से मैं आज मौजूद हूँ जनाब मोहिबुल्लाह खान साहब। थैंक यू सर। तो मोहिबुल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह आप एक एमसी में भी रहे, एज जॉइंट सेक्रेटरी रहे और उसमें एज एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी भी रहे, तो क्या वजह है आज तक एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के हालात ना बदले? बेसिकली एयरपोर्ट सोसाइटी को जो है पिंडी इस्लामाबाद में सोसाइटियों की माँ कहा जाता है, और जितनी भी छोटी सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव छोटी बड़ी सोसाइटीज है, वहाँ पे हमारी सोसाइटी का कोई ना कोई नुमाइंदा बैठा हुआ है जो कभी न कभी एयरपोर्ट सोसाइटी में ये लोगों को तैयार कर दिया है। ये मिनी पाकिस्तान है। तो मसाइल यहाँ पे इतने नहीं है, बदकिस्मत ये है कि तजर्बा कर रहे हैं लोग यहाँ पे, इसको एज एक्सपीरियंस लेके चलते हैं सोसाइटी को। सबसे पहला मसला ये है कि किसी मसले की तशखीस, जैसे डॉक्टर जो है मरीज की तशखीस करते हैं, डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं तो सबसे पहले मरीज को जो है ना टेस्ट करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, मसाइल की तशखीस के बाद उसका हल ढूंढा जाता है। यहाँ पे तजर्बे होते हैं, यहाँ पे तशखीस नहीं होती। नहीं, तशखीस तो मेरे ख्याल में हो चुकी है सर। पानी की सबसे बड़ी बीमारी जो लाहक है वो तो मेरे ख्याल में कैंसर की 4th स्टेज पर पहुंच चुकी है। आज आप देख लें कि आप खुद एयरपोर्ट सोसाइटी में रह रहे हैं, ये आप नहीं फेस कर रहे पानी को। आप किधर से पानी ले रहे हैं सर? मेरे तो घर में अल्हम्दुलिल्लाह बोर है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आप तो मेरी जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह बोर से पूरी हो जाती है। कभी मेहमान ज्यादा हो तो हम टैंकर वगैरह नहीं, तो वैसे तो आप लोग की अपनी कम्युनिटी भी माशाल्लाह बड़ी होती है, फैमिलीज बड़ी हैं, 15-20 बंदे हैं घर पे। हाँ, तो माशाल्लाह उसी को बोर से गुजारा कर हो जाता है। लेकिन सर आज क्या वजह है कि जो भी एमसी आती है वो उसका सबसे पहला नारा होता है पानी। बहुत ज्यादा क्लियर बातें करूंगा तो मेरे बड़े करीबी दोस्त यार नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इखलाकी जुर्रत इंसान के अंदर इतनी होनी चाहिए कि अगर आपका बहुत करीबी दोस्त या आपके बहुत करीबी रिश्तेदार भी कोई गलत काम कर रहा हो तो उसको गलत कहना चाहिए। रिश्ते का इकराम और एहतराम अपनी जगह पे ही। लेकिन ये बदकिस्मती थी हमसे पुरानी कमेटियों की कि उन्होंने बजाय इसके कि नए रिसोर्सेज जनरेट करे सोसाइटी के लिए, जाहिर बात है सेक्टर 4 एक नया सेक्टर डेवलप हुआ, 1, 2, 3 के रिसोर्सेज डिवाइड हो गए। अब सेक्टर 4 1, 2, 3 से बहुत बड़ा सेक्टर है, मतलब ये तीनों सेक्टर मिला के एक सेक्टर 4 नहीं बनता। 1, 2, 3 टोटल 32-33 घर है, और सेक्टर 4 में 4500 प्लस घर है एक सेक्टर। अच्छा, और सारे 5 मरले वाले घर है, और हर फ्लोर रेंट पे लगा हुआ है। हर फ्लोर के अंदर 5-5, 10-10 बंदे रह रहे हैं, और 1, 2, 3 में सारे कनाल के हैं। बहुत मतलब कम क्वांटिटी के अंदर 10 मरले और 5 मरले 7 मरले हैं। यहाँ पे अक्सरियत तकरीबन है अलॉटमेंट वो कनाल की। अच्छा सर, बहुत बड़ी वास्ट सोसाइटी है, मेरे ख्याल में 8 से 10 हज़ार घर मौजूद होंगे सोसाइटी के अंदर, और वही आप बात जो कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज होंगे वो डिवाइड होंगे तो ज़ाहिर बात ऑटोमेटिकली वो हर बंदे को कम मिलेगा। अब इस रिसोर्सेज पे बात की जाए तो आप लोग लास्ट टाइम भी जब आप एमसी में थे तो आप लोगों ने बहुत सर्वे करवाए पानी के लिए, तो अंडरग्राउंड तो आपको नज़दीक तरीन कोई पानी नहीं मिला, या तो पानी गोरी में मिल रहा है या फिर वो बंडर वाली साइड में मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो अलमिया ये है कि टैंकर माफिया पानी पूरा कर रहा है। सोसाइटीज, या मैं वासा का भी नाम लेता हूँ, वो पानी नहीं पूरा कर सक रही। खैर वासा के अंडर हम नहीं आते, वासा पे मैंने भी कोशिश की थी। हम उस टाइम आरिफ अब्बासी थे वासा के चेयरमैन, सॉरी आरडीए के चेयरमैन थे, तो फिर इसी तरह आसिफ भाई थे एमपीए वासा के चेयरमैन थे, पीएचए के, सॉरी पीएचए के। तो हमने कोशिश की उस टाइम, लेकिन चूंकि ये लंबा प्रोसेस था गवर्नमेंट से पानी लेना, और तो क्या वो लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। सर, वो जिनके इलाकों में वासा है वहाँ पे नहीं पानी पूरा कर सक रही, उसको नहीं कर सक रही आप। तो दूसरी बात ये सबसे बड़ा जो अलमिया है, हमारी पुरानी एमसीज ने जो कार्रवाई
की है, मतलब अल्फाज थोड़े से नामुनासिब से हैं, सोसाइटी के साथ जो ज्यादती की है कि बजाय इसके कि नई अलॉटमेंट करे, और नई अलॉटमेंट जो एग्रीमेंट था हमारा किसी भी डेवलपर के साथ, वो ये था कि हर 500 घरों के ऊपर एक ट्यूबवेल, एक ओवरहेड टैंक हो। पूरी सोसाइटी में एक ओवरहेड टैंक जो सन 80-82 में बना है, उसके अलावा आज तक एयरपोर्ट सोसाइटी में ओवरहेड टैंक नहीं। बिल्कुल सही है। अंडरग्राउंड कोई एक दो टैंक बने, अंडरग्राउंड भी वो टैंक बस समझे कि खाने के लिए बने हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे, वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। वो पैसे अब कैसे नीचे सिविक सेंटर पार्क के अंदर अंडरग्राउंड टैंक बना है, वो बेचारा इसी तरह खड़ा है, उसका कोई काम नहीं है। 2 बंदे वहां पे ऊपर सो रहे होते हैं, उसके ऊपर चारपाई लगा के, क्योंकि वहां पे करीब करीब कोई ट्यूबवेल है ही नहीं है। छोटे छोटे बोर कराए हुए हैं, उसके अंदर पानी आता है, वो पानी जो है उन्हीं का वजू करने के लिए भी काफी नहीं होता, जो वहां पे मुलाजिम रखे हुए हैं। ये तो ज्यादतियां खैर पुरानी एमसीज ने की है। जब हम आए 2018 में, तो मैंने कोशिश की कि मैं एम बिल्डर को लाइन पे लूं और हम कोशिश करें कि उनको भी जो है बावर करें बिल्कुल साथ में, क्योंकि सोसाइटी के लिए काम करना है। वो भी एक हकीकत है एयरपोर्ट सोसाइटी की। बेशक लोग उनको माफिया, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन वो पूरे सेक्टर 4 के डेवलपर्स हैं। एक हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। हम कहें कि यार हम इनको निकाल फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन्होंने लोगों को बात भी की है सर, मेरे ख्याल से नामुमकिन सा है। और दूसरी बात यह है कि लड़ाई झगड़ों से कोई फायदा नहीं है। इस चीज को अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चले, उनको साथ लेके चले, उनको अपना बाजू बनाएं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे सियासी मुखालिफ हैं, चाहे राना उबैद है, चाहे दूसरा तीसरा है, जिन्होंने जो ज्यादतियां की है उससे दरगुजर करें और सोसाइटी की बेहतरी के लिए सबको साथ लेके चले, तो शायद मसाइल का हल हो। लेकिन लेग पुलिंग बदकिस्मती से बहुत ज्यादा है। मैं काम करूंगा तो मुझे खींचेंगे, कोई और काम करेगा तो उसे खींचेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है एयरपोर्ट सोसाइटी के, जो मसाइल हल नहीं हो रहे। 2018-19 में मैंने काफी सर्वे, तकरीबन लगभग 32 सर्वे करवाए मेरे पास। 19 में मेरे पास तस्वीरें अवेलेबल है अभी भी गूगल पे, कल परसों, मतलब जिसको चाहिए तो आप लोग दे सकते हैं। जी जी। हमने यहाँ से एयरपोर्ट सोसाइटी के रेडियस में 3-4-5 किलोमीटर के रेडियस में, इवन पीछे जंगल में सर्वे करवाया। और बुजुर्ग भी मौजूद है, जो बुजुर्ग हमारे साथ सोसाइटी के मेंबरान जाते हैं। हमने बाकायदा तौर के ऊपर एक इलेक्ट्रॉड्स और पूरी मशीन होती है, 100 मीटर इस तरफ लाइन जाती है, 100 मीटर। मैंने पहली दफा देखी थी वो मशीन, उसके बाद तो खैर काफी तजुर्बे हुए हैं, तो लेकिन वो हल नहीं निकला। नहीं, उसका एक बाकायदा प्रपोजल मैंने बनाया। एक प्रपोजल बनाया कि करीब तरीन इलाकों में पानी नहीं मिला, हमें पीछे जंगल में मिला, लेकिन वहां पे जंगल से अप्रूवल लेना और बाकी सारे मामला करना, और वो पानी अच्छा इतने मिकदार में नहीं था कि हमारी सोसाइटी के लिए काफी नहीं। वैसे आपको जो टर्नओवर था वो तो बड़ा घटन किस्म का था। कोई बीच में इस्तीफे दे के, कभी आप लोग बैठे हैं सीट पे, दूसरे दिन पता लगता था आप लोग सीट से उठ गए, तीसरे दिन पता लगता नया ऑर्डर आ गया। तो वो तो आपका जो दौर था वो तो मेरे ख्याल में इंस्टॉलमेंट पे चला। वो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा, लेग पुलिंग थी। और आपके टीम में भी लेग पुलिंग थी? नहीं, टीम के अंदर खैर ऐसी कोई नहीं थी। टीम में कोई इख्तलाफात नजरिए की होती है, वो खूबसूरती होती है जमहूरियत की। मेरा आपके साथ किसी बात के ऊपर इख्तिलाफ है, आप किसी काम को जो है अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, मैं उसे अपने तरीके से, अच्छा, इख्तिलाफ नहीं करते। एक चीज में एक मादत सामने आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज तो मैं क्रेडिट राना उबैद अली खान को देना चाहता हूँ कि जो इसने जो पीछे ये 3 साल गुजारे हैं, तो इसमें कोई इस तरह के ऐसे सिलसिला नहीं हुआ। ये सारी पूरी टीम एक पेज पे थी, ठीक है, और बीच में कोई इनके जिस तरह आप लोगों को प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आई, कोई किसी किस्म की हर्डल्स नहीं आई। एक्चुअली ये पिछले 3 सालों में ना, मैं अपनी टीम को मना करता था, इवन मुझ समेत, मेरी टीम समेत, हमने इनको काम करने का मौका दिया, ठीक है। हमने एक हमारे दोस्त है, भाई है सरदार इरफान साहब ने सिर्फ एक जगह पे इनके खिलाफ एक आवाज उठाई थी कि यार आप जो चार्जेस लगा रहे हैं पानी के प्रपोजल के ऊपर, क्योंकि प्रपोजल मेरा बनाया हुआ था, उस पर इतना खर्चा नहीं आ रहा जितने पैसे आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। और जिस तरीके से आप रिकवरी कर रहे हैं, आप कुछ डेवलप करें, कुछ चीजें लोगों को दिखाएं, कुछ डिलीवर करें, कोई 30%, 40%, 50%, मतलब लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, अब लोग कहते हैं कुछ दिखाएं तो फिर हम पे करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में हालात तो ऐसे, मैं खुद सोसाइटी में रहा हूँ। वो बेसिकली इरफान का जो मेन मोटिव था या मकसद था या जो चाहता था वो ये था। लेकिन इन्होंने काम से बचने के लिए कि मतलब हम जो बात कर रहे हैं और अभी हम पूरा नहीं कर सकते, या जो भी प्रपोजल बनाया हुआ था पिछली एमसी ने अप्रूवल ली भी थी, CDA को हमने अप्रोच कराया हुआ था,
सचिव वो मेरे पास वो भी मौजूद है। हमने चौधरी अदनान साहब की तरफ से जो सीडीए को अप्रोच किया था, उस टाइम मेरे ख्याल में एमपीए थे चौधरी अदनान साहब एमपीए थे, शहीद हो गए, अल्लाह ताला रहमत करे उनको। वो लेटर मेरे पास मौजूद है। उस दिन मैंने नीचे दफ्तर में रखे हैं, वो हमारे एयरपोर्ट साइड की चौधरी नईम साहब के दफ्तर में, वो भी इंशाल्लाह। तो क्या इरफान साहब पानी पे स्टे लेकर आए थे, बिजली पे भी स्टे लेकर आए थे सर? ना बिजली पे तो कोई स्टे नहीं था, सिक्योरिटी पे? ना पानी पे स्टे था, ना बिजली पे स्टे नहीं था, तो ना अब पानी- देखिए, चले पानी का तो था। कह रहे हैं कि वो स्टे था, चले उसको सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी थी राना उबैद के दौर में। उसको एक साइड पे कर देते हैं। नहीं वो अपने घरों की सिक्योरिटी, अच्छा, उनकी वो- घरों की सिक्योरिटी अच्छा, की वो बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा, साइड इसी की तरह बात आप नहीं देख कर रहा रहे इसमें। हैं, जो बिजली के मामला चल रहे हैं, बड़ी हैरानगी होती है। थोड़ा सा लोड डलता है, ट्रांसफार्मर जनाब जवाब दे जाता है, उस पे तो स्टे नहीं था। और पूरी एमसी एक पेज पे थी, ये भी 3 साल के टर्नओवर में एक पानी पे स्टे ये था एक ना। ऐसी हकीकत है, अगर मैं इसे पर्दा उठाऊं तो ये अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात है कि ये बाकायदा तौर पे ट्रांसफार्मरों को खुद खराब करते थे। ठीक है, हमारे टर्नओवर में और इनके टर्नओवर में जब आप हिसाब निकालेंगे ना तो जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारे पूरे टर्नओवर में टोटल और इनकी वादियों को मेरे ख्याल में लोड दिया हुआ था बिजली का, जिस तरह 15 से 20 दफा भी कोई ट्रांसफार्मर खराब नहीं हुए इनके ये दौर क्या में। वजह है? मोहित साहब, मुझे तो नहीं समझ आ रही 8 है। लाख रुपए का ट्रांसफार्मर रिपेयर होता है, ठीक है, हमाद वाले या दूसरे तीसरे जो भी कंपनी है, 5-6-8 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर का बिल बनता है। उस पर खर्चा टोटल 20-30 हजार रुपए का, कोई ना कोई कॉइल जली होती है, कोई ना कोई गाड़ियां लगाती हैं उसमें बेसिकली। मसला सारा ये है। नहीं तो फिर वो बिजली के मामला भी स्टिल उधर ही हैं। और जो पानी एज इट इज सिक्योरिटी के मामला आपके सामने देख लेंगे, और सिक्योरिटी के कितने बुरे मामला हुए, और जो बिल्कुल हर मेंबर अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार समझता है। और मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, 3 ग्रुप इस टाइम एयरपोर्ट सोसाइटी में मौजूद है। एक ग्रुप अल-फतह, उसका टारगेट अफदा करना। दूसरा ग्रुप है इनकलाब, सोसाइटी के फंड्स को पता करना। अच्छा अब चले, ये आप कह सकते हैं। लेकिन दूसरा ग्रुप इनकलाब ग्रुप, लेकिन अभी तक इनकलाब की कोई उनमें से कोई नजर नहीं आ रही वो कोई। और तीसरा ग्रुप मुहाफिज आ गया, वो देखते वो कितना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, कितने मुहाफिज बनते हैं। इनकलाब और मुहाफिज ग्रुप दोनों भाई है सारे, बल्कि अल-फतह वाले भी हमारे भाई हैं। तो हम तनकीदी सियासत नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि हम इसको जोड़ के रखें सारे दोस्तों। आपका मकसद है इसको आगे किस तरह इसको जो है ना, इसको जोड़ के रखेंगे, सारे दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो सोसाइटी के मसाइल हल होंगे। हम अगर तनकीद बराए तनकीद बराए तनकीद बराए तनकीद तनकीद में इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह बेसिकली होनी चाहिए। लेकिन वो कौन करता है? सबसे बड़ी मैं इस पे माजरत चाहता हूँ, मैं इतनी अगर क्लियर बात करूंगा तो लोग नाराज। आप बार बार यही कह रहे हैं, चले कर रहे हैं, चले क्लियर भी करने की कोशिश करें। असल में सारे मेरे भाई हैं। वो ये वो बात सारे है, भाई हैं और ये बात उसको- सबसे आखिर में करने वाली होती है भाईजान। पहले होते हैं ना, क्योंकि इंटरव्यूज जितने होते हैं ना, उसमें सबसे पहले कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह कर देंगे। एंड में कहते हैं नहीं हम सारे भाई हैं, मेरी को बात बुरी लगी हो जो शेख खताबत में मैं सर, ये तो पॉलिटिक्स का एक मेरे ख्याल में टैक्टिक्स ही हो गई है। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेस ही बनाकर पे करती है। मादत को आपने नाराज नहीं होना। ऐसी है। अब मुझे ये बताएं, जो पिछली एमसी चली गई, एमसी चली गई, टीम एक पेज पे थी, टीम में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। 3 साल टीम में कोई किसी बंदे ने बीच में से स्किप करने की कोशिश की। 3 सालों बाद ऐसा क्या हुआ कि टीम में सिर्फ एक बंदा रहा, उसने सारी टीम हार कर दी? असल में वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि बंदर अगर आपस में लड़ पड़ते हैं तो भी जंगल की तबाही है, और अगर एहतियात कर लेते हैं तब भी दबाई है, तब भी जंगल की तबाही है। तो ये बंदर के हाथ बंदूक वाली बात है। नहीं यही तो बात है ना, मेंबर जानना चाहते हैं। जब एक साथ थे तो भी सोसाइटी की तबाही थी, अलग हो गए उनके साथ मिल के सोसाइटी खा रहे थे, जब अलग हो गए तो अलग अलग। नहीं, अब बात यही है ना कि अब मेंबर्स देख रहे हैं कि 3 साल आप टीम का वर्क होता है, टीम अंडरस्टैंडिंग होती है ना। अब टीम अंडरस्टैंडिंग में आप 3 साल इकट्ठे रहे, 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ वो एक टीम का एक बंदा भी नहीं लिया यार। मैं हंसता था बड़ा, ये टीम बेचारी जो है ना वो ब्लैकमेल हो रही थी, किसी के फंड्स लगवाए हुए थे, किसी मेरे पास इसी टीम के 2-3 मेंबर आए हैं इस सोसाइटी सेक्टर अपना, बल्कि सेनेट मेरे यहाँ पे घर बंद है, तो वहाँ आए मेरे पास, मुझे कहा कि जी मुझे राना साहब ने कहा कि फलाना ट्यूबवेल आप बनाए, सॉरी फिल्ट्रेशन प्लांट 2-3 उससे बनवाए थे, क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको डबल पे करूंगा सोसाइटी से। हाँ सर, तो ठेकेदारों की सर मैंने एप्लीकेशन देखी है, नैब में बहुत सारे दोस्त ऐसे आए हैं कि जी हमसे रोड बनवाए राना साहब ने। राना साहब का एक स्टाइल है, उनका काम पॉलिटिक्स का स्टाइल है, लेकिन उसका असल में उनका तजुर्बा जो 2014-15 में था ना कि अपनी टीम ने ही रिजाइन देके
उनको छोड़ दिया था। इस दफा उन्होंने फार्मूला बदल दिया। इस दफा उन्होंने अपनी टीम को बसाया, और खुद रिजाइन कर दी टीम से। किसी को 2 करोड़ में, किसी को 3 करोड़ में, किसी को 50 लाख में, जितनी अच्छा वो तो नहीं हुआ, देखा मैं लाइटें ऑफ करता हूँ तो जिसने जाना है चले जाए, यूं लाइटें ऑन की तो होता लगा राणा साहब भी चले गए। मुझे लगता है ऐसा कुछ हुआ है। तो आखिर में जब लाइटें ऑन हुई तो राणा साहब किसी और जगह चले गए थे। वो टीम उधर की उधर ही रहेगी। वो भी चले देखते रह गए। चले ये तो अब राणा साहब भी जवाब दे सकते हैं, बेहतर जानते हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक तो इलेक्शन हो गए, राणा साहब अल-फतह ग्रुप जो है वो विन कर गया, पूरी टीम विन करके आ गई, और विन होने के बाद एज इट इज राणा साहब का कल भी इंटरव्यू 2-3 इंटरव्यूज चैनल्स पे चले। अब राणा साहब ने, अब मुझे सिर्फ थोड़ी सी बता दें कि क्या जो रेबल इनकलाब ग्रुप ने पिटीशन की थी वो राणा साहब उसमें वर्सेस थे, पार्टी थे राणा साहब? नहीं, किसके खिलाफ पिटीशन की थी? वो राणा साहब हमारे भाई हैं, लेकिन हर जगह क्रेडिट लेने वाली कोशिश करते हैं कि मैं क्रेडिट लूं या मैं आगे सुर्ख पट्टियों में रहूं, हमेशा स्क्रीन पे रहूं। बात ऐसी है, ये मेरे पास वो पिटीशन पड़ी हुई है सामने बिल्कुल। मलिक शहरियार अशरफ वर्सेस क्या है? मिस आफिया लियाकत थी, ठीक है। मिस आफिया लियाकत क्या है, कन्वीनर है? ये कन्वीनर थी। अच्छा, कन्वीनर थी इलेक्शन सब कमेटी की, ठीक है। उसके बाद शौकत महमूद कुरैशी है मेंबर। उसके बाद मोहम्मद नसीर बाबर हैं मेंबर इलेक्शन सब कमेटी, और मेहताब वसीम अजहर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। अच्छा, ये तो जो रेड ये तो डिपार्टमेंट के खिलाफ, ये डिपार्टमेंट के खिलाफ बेसिकली इलेक्शन कमीशन प्लस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन भी बेसिकली डिपार्टमेंट ही है। 2 मेंबर सिर्फ सोसाइटी के लिए जाते हैं। अब उसमें वो राणा साहब बार-बार कह रहे हैं इस पार्टी इस रेड पिटीशन में तो राणा साहब का नाम भी नहीं है, बस राणा साहब पार्टी भी नहीं है असल में। अच्छा, मुझे रेबर इनकलाब के अंदर मैं समझता हूँ कि इस चीज का फुकदान है कि वो अपनी बात को प्रेजेंट डिलीवर नहीं कर सकते। वो अंदर समझ रहे होते हैं कि हम लेकिन अगले को नहीं समझा सकते। जब वो अगले की बात शुरू करते हैं तो वो मतलब अगले को समझाने के लिए तो वो बात डिलीवर नहीं कर सकते। अब ये इतनी चीज है, ये अगर आवाम को वो समझाए कि भाई हमारा एतराज इलेक्शन पे नहीं था, हमारा एतराज पहले दिन से इलेक्शन के वोटर लिस्ट के ऊपर था। अच्छा, वोटर लिस्ट राणा उबैद अंदर बैठ के, एक बंदा अंदर बैठ के अपने घर में वोटर लिस्ट बनाए। कौन सा, मैं अब आपकी यहाँ पे बात रोकता हूँ, क्योंकि जितने भी इलेक्शन, जाहिर बात है हम भी आपके साथ ही इलेक्शन काफी सारे कंटेस्ट भी किए हैं। जिस सोसाइटी के इलेक्शंस हैं, सबसे जो पहला एतराज आता है वो वोटर लिस्ट के ऊपर आता है। आप स्टेट लाइफ के देख लें, आप सेनेट हाउसिंग सोसाइटी के देख लें, आप एज इट इज एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के देख लें। और मैं ये नाजरीन को बताना चाहता हूँ, जो एमसी बैठी होती है जब वो जाती है तो वो अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाती, वो अपने हिसाब से लेवल प्लेइंग फील्ड बनाती है। वो अपने हिसाब से एम्प्लॉय अंदर डिप्लॉय कर जाती है, हर डिपार्टमेंट ऐसे ही है। इस सोसाइटी में ऐसे ही हुआ। इसी तरह वोटर लिस्टें अपने वो जो होता है उस हिसाब से बना के चले जाते हैं। पूरा रजिस्ट्रार का फैसला कोई इतना कोई मेरे ख्याल में कोई ना समझ आने वाला फैसला नहीं था कि 15 डेज में आप स्क्रूटनी करा लें वोटर लिस्ट की, उसके बाद इलेक्शन करवा लें। कोई इतना बड़ी वो तो मेरे ख्याल रॉकेट साइंस तो थी नहीं। असल में जिन्होंने फील्ड बनाई हुई थी उनके लिए फिर ये मसला था, जिन्होंने इतने टाइम से लोगों के बिल माफ कर रहे थे। अब 1 साल से सोसाइटी के बिल माफ। अच्छा, बिल माफ करने से क्या सोसाइटी को नुकसान हुआ, फायदा हुआ? इसी बात है, 2-2.5 करोड़ रुपया अगर लोगों ने सोसाइटी के पे करने हैं और आप सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए लोगों की बिल माफ करते हैं 0 टॉलरेंस पे। भाई आपने सर्विस पे ली है, कम ली है, ज्यादा ली है, वो एक अलग चीज है। हाँ ठीक है, कंसेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन 100% वेव डाउन नहीं करना चाहिए। 100% मैं खुद ऐसे अपनी फैमिली के लोगों को अच्छा, मेरा एक दोस्त है, बल्कि दोस्त से ज्यादा करीबी कजन है, मैं किसी का जिक्र नहीं करता, नाम नहीं लेता, नाराज हो जाते हैं। उनके घर का बिल माफ किया, 2,30,000 रुपए बिल था उनका। अच्छा, 2,30,000 रुपए। और डिजर्व करते थे, वो माफी डिजर्व करते। चले एक बंदा है, करोड़ों नहीं अरबों के ऑनर है। अच्छा, वो करोड़ों नहीं अरबों के ऑनर। अच्छा, फिर लोगों को फिर क्यों इतराज है कि यार रिफॉर्म्स नहीं आ रही और तब्दीली नहीं आ रही? फिर लोग क्यों 5-10,000 रुपए के 50,000 रुपए के पीछे आप वोट अपना बेचेंगे, जमीन बेचेंगे? तो फिर शिकवा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा खैर, मेन सवाल पे आते हैं। आपने कहा कि वोटर लिस्ट के ऊपर एतराज होता है हर सोसाइटी में। बेसिकली इलेक्शन होता ही वोटर लिस्ट के ऊपर है। अगर वोटर लिस्ट के अंदर इंजीनियरिंग होती है, मैं अपने मुताबिक, मैं एज ए सेक्रेटरी या सदर बैठा हुआ हूँ, सिटिंग मैनेजमेंट बैठा हुआ हूँ, तो मैंने वोटर लिस्ट अपने मुताबिक बनाई है। जाहिर बात है दूसरे बंदे को उस पर एतराज होगा। अगर वोटर लिस्ट कानून के मुताबिक है तो फिर किसी को भी एतराज नहीं होता।
एयरपोर्ट सोसाइटी में ये हुआ था कि राना उबैद एंड कमेटी, जो भी मैनेजिंग कमेटी थी उनके साथ, वो बैठी हुई थी, उनके बैठे बैठे इलेक्शन अनाउंस करवाए, क्योंकि कानून में इजाजत होती है इस चीज की। लेकिन जहाँ पे इतने सारे मामला होते हैं सोसाइटियों के, इतनी सारी करप्शन होती है, इतनी सारी अपोजिशन होती है, वहाँ पे ये कानून अप्लाई नहीं होता। वहाँ पे बाकायदा टीम उतरती है, 2-3 महीने बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन सब कमेटी आती है, उनके वो अपने तरतीब से जो है इलेक्शन वोटर लिस्ट तैयार करती है, सारा प्रोसेस अपनी तरतीब से चलाती है। लेकिन इनके उतरने के 15 दिन बाद जो है वोट, अच्छा फिर वोटर लिस्ट के अंदर रहबर इनकलाब ग्रुप के दोस्तों ने, साथियों ने हमारे कुछ ऐसी चीजें जो है ना पॉइंट आउट कर भी दी थी। 27-28 वोट पॉइंट आउट किए थे कि जो नीचे वोट किसी का था, ऊपर नाम किसी का था, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के नाम लिखे हुए थे। अच्छा। अपने बेगम बच्चों के नाम लिखे हुए थे 27, अपने इवन बच्चों के ससुरालियों के नाम लिखे हुए थे। मतलब ऐसे नाम लिखे हुए थे कि भाई आखिरी टाइम पे आके सिर्फ नीचे वोट बिल्कुल ओरिजिनल था, आगे नाम चेंज किया होता, आईडी कार्ड अपना दिखाया तू अपना। मुझे कुछ ऐसे मिले जिनके आईडी क्लियर है, वोटर लिस्टों में नाम नहीं है, जाहिर सी बात है, वो पोलिंग डे पे वहां पे घूमते रहे, वहां पे जिनका पता था कि ये हमें वोट नहीं दे रहे तो उनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है। हर बंदा करता है, ये लोग भी इनके होते हुए इन्होंने वोटर लिस्ट इसीलिए तैयार करवाई थी कि जो मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफ बंदे हैं, उनको हम वोटर लिस्ट से निकाल दें। इसी के ऊपर एहतजाज किया हुआ था रहबर इनकलाब ग्रुप ने, और इसी के ऊपर रजिस्ट्रार से ऑर्डर भी करवाया था कि 15 दिनों के अंदर वोटर लिस्ट की इंस्पेक्शन हो, दोबारा से स्क्रूटनी हो, और दोबारा से स्क्रूटनी होने के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। उसके बाद राणा साहब फौरन गए हाई कोर्ट से वो ऑर्डर जो है सेटिस्फाइड करने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर भी सेम एज इट इज चला। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जल्द से जल्द स्क्रूटनी करें, वो जो इलेक्शन उसके ऊपर वोटर लिस्ट के ऊपर एक स्टे था, वो कंटेम्प्ट है, हाँ वो था, स्टिल एग्जिस्ट करता था, वो हाई कोर्ट की तरफ से वो स्टे एग्जिस्ट करता था, ऐसे नहीं कि स्टे, लेकिन डिपार्टमेंट उसको समझ नहीं सका उस ऑर्डर को। बेसिकली डिपार्टमेंट हमसे बोलते ये लोड ज्यादा होता है डिपार्टमेंट में, लोड ज्यादा नहीं होता, वो पैकेज ज्यादा होता है। अच्छा, वो एक लोड होता है, एक पैकेज होता है। लोड वाला दौर गया, पैकेज वाला दौर गया, तो वो पैकेज ज्यादा था, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने इस चीज को साइड पे रखा। तो उसने कहा चलो खली बली कोई क्या होगा, करा देते इलेक्शन, अदालतों में घूमते रहेंगे 6 महीने साल घूमेंगे। फिर मौजूद हाई कोर्ट ने जो है मेरिट पे फैसला किया और कमेटी उड़ा दी और नए इलेक्शन की दोबारा से जो है वो प्रोसेस में चले गए हम लोग। तो इंशाल्लाह अब दोबारा से देखते हैं, एयरपोर्ट सोसाइटी के इलेक्शन दोबारा से आ रहे हैं। और मेंबरान्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? मेंबरान्स के लिए कोई पैगाम दें, कोई सॉलिड पैगाम दें यार कि आप क्या करें। मेंबर्स, मैं तो कहता हूँ जो एक दफा इलेक्ट होके आता है उसको मेंबर्स को दोबारा इलेक्ट नहीं करना चाहिए। खैर उसकी प्रोग्रेस के ऊपर है, अगर वो प्रोग्रेस ठीक दिखाता है तो उसे क्या प्रोग्रेस दिखाई राणा साहब ने? क्या प्रोग्रेस? राणा साहब ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। अक्सर उस दिन मुझे एक दोस्त मिला, उसने कहा कि राणा साहब आए थे हमारे घर मीटिंग थी, तो राणा साहब ने कहा कि मैंने इतने रोड बनाए, मैंने फलाना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कुछ रोड बनाए, जाहिर सी बात है बने, मानता हूँ। वो तुम्हारे टेन्योर में, आपके टेन्योर में, हमारे टेन्योर में तो सबसे ज्यादा मेन रोड आपके टेन्योर में मेरे ख्याल में सारे रोड सारे हमारे टेन्योर। कुछ गैस की लाइन मेरे ख्याल में आप लोग तो गैस की लाइन कुछ नहीं, मेन गैस की जो लाइन थी ना वो हमारे टेन्योर में, बिल्कुल ठीक है। GHI की बिजली हमारे टेन्योर में आई है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामला थे कि हमारे टेन्योर में, पूरी लिस्ट है वो इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में फिर हम बताएंगे हमारे टेन्योर में क्या हुआ, तो सारी चीजें हाईलाइट करेंगे। मसला ये था कि राणा साहब ने बड़े फख्र से उनके सामने ये कहा कि मैंने आप लोगों का 1 रुपया ठेकेदारों को नहीं दिया, आपका 1 रुपया सोसाइटी में नहीं लगाया, आप लोगों का पैसा सिर्फ मैंने खाया है। ठीक है, वो दिल में खाया ठेकेदारों को नहीं दिया। अब ये कितनी बड़ी ज्यादती है, ये फख्र की बात नहीं है। या एक तो आप चोरी कर रहे हैं, एक तो आप ज्यादती कर रहे हैं, किसी के बच्चों का रिजल्ट खा रहे हैं। एक बंदे से 20-25 करोड़ रुपए का आपने काम करवाया, 3-4 करोड़ रुपए आपने एडवांस रिश्वत ले ली कि मैं आपको काम दे रहा हूँ, ठीक है। आपने गाड़ियां ले ली, आपने रिश्वत ले ली, और फिर उसके बाद आपने उसकी बिल क्लियर नहीं किया। उसके बाद तो सोसाइटी पे लिबिलिटी तो रहेगी भाई, जाहिर सी बात है। ये कौन सी आपने क्रेडिट चेक दिए हुए हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो तो सोसाइटी पे मतलब उधार हो गया ना। ये तो वैसे एक बेवकूफी है।
लोगों की 3,33,000 रुपए के तो हम वैसे मकरूज है IMF के, तो सोसाइटी में अगर जो रह रहे हैं वो समझिए 5 लाख रुपए का मकरूज हो गया, क्योंकि वो ठेकेदारों का भी डिफॉल्टर है। वो तो जाहिर सी बात है, ये तो वो IMF से हट के भी डिफॉल्टर है ना। ये डिफॉल्ट तो सोसाइटी का खत्म नहीं हुआ। ये हम ये समझे कि हमने पोस्ट डेटेड चेक दिया, मैं आपसे कोई चीज ले लूं 100 रुपए की, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे ग्लासेस बेचें, ये 200 रुपए की ग्लासेस हैं, मैं आपको 500 रुपया दूंगा लेकिन 1 साल बाद दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये ग्लासेस फ्री में ले ली है, ये मैंने आपको 300 रुपया समझे 2-3 गुना ज्यादा रेट दिया, बिल्कुल ठीक। और एक वो साल बाद ऑटोमेटिकली मेंबर्स पे डिवाइड हो गया। वो जाहिर बात है बोर्ड मेंबर पे आना है, वो कौन सा किसी ने अपनी जेब से पे करने हैं, वो सिर्फ क्रेडिट ले रहे हैं, इस पे खुश हो रहे हैं कि मैंने आप लोगों को 1 रुपया नहीं दिया। आप ठेकेदारों को कब तक अदालतों में घसीटेंगे, कभी ना कभी तो इंसाफ होगा। नहीं, वो तो कहते होंगे यार चल अगली MC में ना आया कोई और आएंगे, वो जाने उनका काम जाने। चले अगली MC ने मोस्टली तो यही उससे होता है। अगली ने दिया, उससे अगली ने दिया, लाइबिलिटी खत्म नहीं हो सकती, लाइबिलिटी सोसाइटी की है, MC आती जाती रहेंगी। अच्छा, मजे की बात ये है, मजे की बात ये है ना कि हमने जितना काम किया हमारी MC के ऊपर 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है। अच्छा, वो ठीक है, हमने गैस का काम किया, हमने रोड्स का काम किया, 1 रुपए की लाइबिलिटी। हमें जब सोसाइटी मिली थी तो सोसाइटी दफ्तर के गैस के मीटर उतरे हुए थे, हमारे ट्यूबवेलों के बिजली के मीटर उतरे हुए थे। से पहले भी राणा साहब थे। हमारे टेन्योर से पहले भी राणा साहब 15 से 18 राणा साहब, 14-15 से 18, 15 से 18, 15 से 18, फिर 18 से 22 आप लोग 18 से ये 22 हम लोग थे, और फिर 22 से ऑनवर्ड 23 से 26 राणा साहब थे दोबारा से। ठीक है, मतलब एक गैप बीच में आया राणा साहब को हमारी वजह से वो गैप आया था दरमियान में। लेकिन ये था कि जब हमें सोसाइटी मिली तो लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी की सोसाइटी का राणा साहब ने छोड़ी थी, जो सीधे सीधे पैसे पे करने थे, बाकी जो नुकसान हुआ था सोसाइटी का वो अलग था। तो अभी तो मैंने सुना है अरबों में अभी तकरीबन 2.5 से 3 अरब रुपए तक जा रही है, सिर्फ एक ठेकेदार का जो है हाँ, वो मैंने पढ़ा है, वो जो नैब 1.82 करोड़ रुपया वो नैब में एप्लीकेशन में। वो देखिए उसने तो बड़ा उससे बड़ी जाहिर बात है तरक्की होती है, महंगाई हो गई है, तरक्की होती है इसमें, इस दफा पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लाइबिलिटी में भी तरक्की हो गई है। तो अब अल्लाह खैर करे अगली MC के लिए। अच्छा, एक और चीज, एक और केस भी स्टिल अपने मेंबरांस को बताना चाहते हैं कि एक और केस जो अभी तक स्टिल हाई कोर्ट में मौजूद है, जिस पे राणा साहब वक्ती एक स्टे लेकर आए हैं और इलेक्शन लड़े, वो स्टे वो जो 3rd टेन्योर का है, ठीक है, बिल्कुल कि जो एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का कोऑपरेटिव लॉ है उसमें 2 टेन्योर के बाद तीसरे टेन्योर में इलेक्शन बंदा नहीं लड़ सकता। उस पे राणा साहब को जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था उसने उसको नायल किया, वो राणा साहब हाई कोर्ट में गए, वहां से वो स्टे लेकर आए। राणा साहब मतलब राणा साहब को ये सब पता था कि मेरे ये केसेस चल रहे हैं, मैं वहां पे भी लटका हूँ, वहां पे भी लटका हूँ, तो राणा साहब किस चीज के दावेदार थे फिर यहाँ पे। और फिर मैं एक और चीज आपको वैसे बता दूं कि जिस तरह अब ये केस तो अदालत में मौजूद था, मेरा जहां तक अंदाजा है राणा साहब ने मेंबर्स को दिखाने के लिए एक लेटर लिख दिया रजिस्ट्रार को कि हमें स्पेशल जनरल मीटिंग की इजाजत दी जाए SGM की, मेरे ख्याल में फेस सेविंग के लिए, मेरे जहाँ फेस सेविंग के लिए था। अपनी असेसमेंट है। ये इस कानून के हवाले से ना कोऑपरेटिव एक्ट 1925 के अंदर ये है कि आप दो कंसेक्टिव आप 2 टेन्योर इलेक्शन एज एग्जेक्टिव, अच्छा कंसेक्टिव मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ के, फिर बीच में 1 टेन्योर छोड़ के तीसरे टेन्योर आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मकसद अभी यहाँ से जो है 1 टेन्योर छोड़े तो तीसरा लड़ सकते हैं। ये कोऑपरेटिव का ओवरऑल कानून है, एक्ट है ये उसमें ना, ये एक्ट है। तो वो भी राणा साहब ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। मुझे पूरी बात जी सॉरी करें। उसमें फिर कुछ सोसाइटीज ने ये किया हुआ है कि एक बायलॉज अडॉप्ट करती हैं सोसाइटी, सोसाइटी का अपना भी बायलॉज वो अडॉप्ट करती है, बाकायदा तौर पे AGM से अप्रूवल होती है उस चीज की, और बाकायदा तौर पे वो रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करता है और सोसाइटी का कानून बन जाता है, वो पार्ट बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर 2009 में सोसाइटी ने AGM से एक चीज की अप्रूवल ये ली थी कि कोई भी बंदा 2 दफा से ज्यादा, चाहे कंसेक्टिव हो चाहे 1 दफा छोड़ के 1 दफा इलेक्शन, तीसरी दफा किसी भी सूरत में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो वो एक सोसाइटी का बायलॉज है, वो भी ऑर्डर में है, वो इंशाल्लाह 29 को आ जाएगा, 29 को इंशाल्लाह वो आ जाएगा। अच्छा, ये मेंबरांस को बताना चाहते हैं कि वो अभी तक तो डिस्कस नहीं हुआ, वो फिर इंशाल्लाह वो जिस पे स्टे लिया था राणा साहब ने अदालत हाई कोर्ट से लिया था स्टे कि जी मुझे तीसरी दफा की इजाजत दी जाए, हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, लेकिन इस यहाँ तक कि जो है ना जब तक ये इसका आउटकम नहीं आता, इस वाली पिटीशन का जब तक ये डिसाइड नहीं होती तब तक आप इलेक्शन भी लड़ लें, आप सीट भी संभाल लें, बस इतनी सी इजाजत, इतनी सी।
इसके बाद अगर 29 को इजाजत ये आ जाता है फैसला कि आप तीसरी टेन्योर मतलब नहीं लड़ सकते, क्योंकि सोसाइटी का बायलाज है। अब सोसाइटी ने चलना है, सोसाइटी के अफेयर्स और बिजनेस ने चलना है सोसाइटी के बायलाज के ऊपर। एक्ट 1925 तो चले ओवरऑल है, वो तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, हर सोसाइटी अपने बायलाज को सोसाइटी का अपना भी बायलाज है जी, ना, जी, सही वो है। अपने बायलाज को भी देख के अपने इंटरेस्ट को सोसाइटी देखती है, उस तरह से फैसले देती है। तो उसके मुताबिक राणा साहब तीसरी दफा इलेक्शन नहीं, वो भी कोई मेरे ख्याल में कोई सख्त किस्म का ऑर्डर तो नहीं आने वाला, उम्मीद तो यही है, लगता है ऐसे है। उम्मीद तो यही है कि तीसरी दफा की इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, जी जी। बिल्कुल ठीक है। तो राणा साहब को हम देख रहे हैं कि आगे वो क्या करते हैं, उस ऑर्डर के बाद वो क्या लेवल अपनाएंगे और क्या दिखाएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज को ना हाईलाइट करें। 29 का फैसला हाई कोर्ट ने जो मुनासिब समझा वो दे ठीक है, कोर्ट तो जरिए आगे सोसाइटी के इलेक्शंस के हवाले से ये है कि मैं आवाम से यही आप मेंबर्स को मैसेज दें, गुजारिश करता हूँ आवाम से कि कम से कम बंदे का जिसको आपने वोट देना है उसका पास्ट माजी आप देखें कि उसने सोसाइटी के साथ क्या किया, जाती इंटरेस्ट को एक साइड पे रखें। हमारा अलमिया ये है माशरे का कि हम मजमूई फैसले इनफरादी तौर पे करते हैं, जो सोसाइटी के लिए, जो माशरे के लिए, जो हमारे बंद कमरों में फैसले करते हैं, बंद कमरों में फैसले। ये बदकिस्मती है हम लोगों की। कौम के इज्तिमाई फैसले होते हैं वो इज्तिमाई बुनियादों पे करें, इज्तिमाई स्ट्रगल होती है उसकी, बिल्कुल ठीक है। अगर बुनियादी अपना एक बंदे का जो है अपना जाती फैसला है अपने घर के हवाले से है, उसको उस तरतीब से देखे, उसको इज्तिमाई तौर पे डिस्कस ना किया जाए। हम यहाँ पे इंफरादी जिंदगियों को टीवी शोज के ऊपर जो है डिस्कस करते होते हैं, बदकिस्मती देखें। तलाक हो रही है वो हम टीवी शोज के ऊपर, अभी पिछले दिनों वो डॉक्टर नबीहा थी मेरे ख्याल से, उनका तलाक को बड़ा मशहूर किया सोशल मीडिया के ऊपर, हर बंदा स्टेटस लगा रहा, हर बंदा मीम्स बना रहा, जबकि वो इनफरादी मसला था उनका और वो आपस में बैठ के हल हो सकता था, लेकिन उसको नेशनल लेवल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल इशू बना दिया। अच्छा, मेरी नेशनल इश्यूज है उसको हम इनफरादी तौर पे हर बंदा। आखिरी ये मोहिमुल्लाह साहब, आखिरी मेरी बात कि एक तो इफेक्टिव है एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में, जो एमसीआई है उसने पिछले इफेक्टिव खत्म करने के बजाय नए इफेक्टिव बना के दिए है। जो भी एमसीआई है ये इफेक्टिव बेचारे किधर जाएंगे, लोगों के पास फाइल्स 2002 की, 2003, 2004। इस पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। जो भी एमसी नहीं, राणा साहब की एमसी पिछली दफा भी यही काम कर दिए, पिछली दफा जेब लॉग लॉन्च कर दी थी, इस दफा भी सेम यही काम कर दिए। और हमारे टेन्योर में ना हमने एक जो है ना फाइल भी अलॉट नहीं की है, एक फाइल भी अलॉट नहीं की। अच्छा, वो तो राणा साहब ने पिछला जो जेब लॉग लॉन्च कराया वो माफिया के साथ मिलकर नहीं किया था। मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहे ना, तो आपको बात ये जो जेब लॉग लॉन्च हुआ था और वहां पे वो माफिया नहीं था सर। असल में माफिया नहीं था। मामला ये होता है कि जब आपका इंटरेस्ट नहीं रहता, आपने लोगों को ये बताना होता है कि जी ये माफिया है, तब तो एम बिल्डर के साथ इन्होंने वो ब्लॉक लॉन्च किया था। वो एम बिल्डर के साथ 2023 में एम बिल्डर के साथ इलेक्शन लड़े हैं, वीडियोस आई हुई है, उनके दरबार के ऊपर हाजिरियां दे रहे हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज आई हुई है, मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, आपने वो देखी होंगी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। लेकिन जब इंटरेस्ट बदला, जाहिर सी बात है, जब उसी को वापस खाना शुरू किया, उसने फिर थोड़ा सा आंखें दिखाई कि बाबा मैं ही लेके आया हूँ आपको, या मेरी सपोर्ट से आप आइए, मेहरबानी करें, ठीक है, सोसाइटी के काम करें, ना कि मेरे अंदर आप पेशकश उठा के मेरी इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो फिर वो माफिया बन गया, क्योंकि वो इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है बात, तो वो माफिया बन गया। तो वैसे ये इंटरेस्ट किस चीज का नाम लेते हैं आप? इंटरेस्ट जाती इंटरेस्ट मैं सोसाइटी वसीदर जाती मफाद। अच्छा, तो वो सोसाइटी के इंटरेस्ट की अच्छा बात ठीक है। है, ये तो आपने बात मोहिमुल्लाह साहब यहाँ पे क्लोज कर दी कि वसीदर जाती मुफाद जहाँ पे आ जाए तो वो इंटरेस्ट है, और वो जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है ना, इंटरेस्ट को भी इंटरेस्ट लगता है। तो ठीक है सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी है, आपने एक बड़ा पॉजिटिव पैगाम दिया हमारे मेहमान को। तो उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो कोई आगे टीम है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए सोचे, मेंबर्स का सोचे, क्योंकि मेंबर बेचारा पिस गया है और इतनी टॉप लोकेशन पे ये सोसाइटी है, गुलबर्ग के एडजेसेंट है और वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। बदकिस्मती यही है कि इतनी खूबसूरत लोकेशन पे और नियरेस्ट टू इस्लामाबाद हाईवे, कश्मीर हाईवे, मतलब आप एयरपोर्ट कहीं भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल करीब है।
और वहाँ पे इस टाइम कनाल का रेट जो चल रहा है वो गुलबर्ग के आधे पे चल रहा है। सही है। हम इस टाइम गुलबर्ग में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर गुलबर्ग के अंदर 5 करोड़ का रेट है तो वहाँ पे 2.5 करोड़ है। यहाँ का अगर 10 है और वहाँ पे भी उस क्लाइंट को फंसाना ही पड़ता है अपनी। जब भी हम तो मैं भी रियल एस्टेट से रिलेटेड हूँ, जब भी कोई पार्टी या क्लाइंट लेके गए, जो यहाँ से घुसे टैंकर हमें नजर आना शुरू हो गया और हर गली में हर जगह टैंकर नजर आया और हम खुद शर्मिंदा होते थे। कोई ऐसा रास्ता नहीं है भाईजान जहाँ से तो क्लाइंट को लेके जाया जाए तो टैंकर ना नजर आए? कोई फ्लाईओवर वगैरह बना दे आप, कोई करके ऐसा? नहीं, फ्लाईओवर पे भी सबसे पहला टैंकर ही चढ़ेगा सबसे पहले, क्योंकि मैं कल जा रहा था घर अपने, तो मैंने गिने रास्ते में 36 टैंकर 36 टैंकर यहाँ से गुलबर्ग से मैं अपने घर तक आगे अगर चलता सेक्टर 4 तक तो शायद 136 हो जाते। मैंने 36 टैंकर गिने। इसका आसान हल ये है कि सोसाइटी को पानी के मामले पे खुद कफील किया जाए। इसके लिए हमने एम्पावर किया जाए सोसाइटी को। इसके लिए हमने एक बेहतरीन वर्किंग की थी, उसको सियासत की नजर न किया जाए जैसे इससे पिछली इंतजामिया ने किया है। हमने एक प्रपोजल तैयार किया था, उसके ऊपर बड़ी लंबी वर्किंग की थी हमने कि इसको बंडर से पानी लेके आया जाए। उसके लिए सीडीए को हमने लेटर लिखे थे एनओसी के लिए, और राणा साहब के दौर में वो एनओसी सीडीए की तरफ से भी पार्शली मिल गया था। ठीक है, कुछ पेमेंट के अगेंस्ट वो मिल गया था सोसाइटी से अपना सीडीए से, सॉरी, कि आप कुछ पैसे जमा करवाएं और पार्शली आप काम शुरू करें अपना। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमने जब अपना गैस का काम किया अपने टाइम पे ना, क्योंकि कुछ पाइपलाइन जो है वो हमसे पिछली इंतजामिया ने वो दबाए गए थे जमीन में। जब हमने वो निकाले तो सिर्फ कब्रें बनी हुई थी, पाइपलाइन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं थे। वो पाइपलाइन जो उस पर खर्चा इतना हुआ था, 1 करोड़ 2 करोड़ का जो भी खर्चा हुआ था, सारे पाइपलाइन ज़ाया हो गए थे। हमने दोबारा से नई परचेजिंग की, कुछ पाइपलाइन जो बचाए जा सकते थे वो दोबारा बचाए हमने। उनके ऊपर एक स्पेशल किस्म की कवरिंग होती है, वो लुक टाइप की कोई केमिकल होता है प्लास्टिक टाइप का, वो उसे कवर किया दोबारा। फिर अब ये पानी के साथ भी, प्रोजेक्ट के साथ भी वही सब हो रहा था। एक प्रपोजल आपको तैयार हुआ हुआ है, उस पर बड़ी लंबी वर्किंग हुई हुई है, उस पर मैंने बड़े सर्वे करवाए हुए थे, उसके ऊपर हमारी पूरी टीम बड़ी खराब हुई थी। हमने राजा अरशद को इन्वॉल्व किया, हमने एम बिल्डर को इन्वॉल्व किया, सोसाइटी के मेम्बरान को इन्वॉल्व किया। उसके ऊपर बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बेचारे जंगलों में धक्के खाते रहे हमारे साथ। सेक्टर 4 के, सेक्टर 1, 2, 3 के बुजुर्ग हमारे साथ टकरे खाते रहे और उस चीज को जो है सियासत की नजर कर दिया। उसके ऊपर अगर आप 30% काम कर लेते, 40% काम कर लेते, आगे दोबारा नई इंतजामिया आती या आपकी क्या आ जाती, मेम्बरान अगर आपको उसी को कंटिन्यू कर लेते। अब नई इंतजामिया आएगी, दोबारा से वही जो है ना जमीन वो अपनी फिजिबिलिटी बनाएगी। वो तो नहीं, फिजिबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ रेट पे फ्लक्चुएशन होगी हल्की मामूली सी। उस टाइम फिजिबिलिटी मैंने 18-22 करोड़ रुपए के बीच में बनाई थी, जो अभी 40-50 करोड़ पे चली गई शायद। जाहिर सी बात है, और अभी और टाइम के साथ तो वो 60-70 तक चली गई। 40-50 करोड़ रुपए पे जो उनकी तरफ से गई थी वो तो अपने कमिश्नर की मद में गई थी। उसके बाद ये जो रेट अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है पेट्रोल डीजल का, उसकी वजह से भी ऊपर गई है, जाहिर बात है। तो इसको अगर सियासत की नज़र ना किया जाए और इसको देखा जाए तो इंशाल्लाह सोसाइटी में इस टाइम सिर्फ पानी का मसला है, बाकी इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मेन मसला पानी का। बाकी ठीक। थैंक यू वेरी मच जी। ये थे हमारे साथ जनाब मुहिबुल्लाह खान साहब का जॉइंट सेक्रेटरी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले में कैंडिडेट भी नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है इंटरेस्ट इनका लग रहा है कि ये आगे कैंडिडेट भी आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।